गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू संडे क्लासेस। आज फिर से आप लोग के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे। और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज का टॉपिक ओम्स लॉ से है। ओम्स लॉ हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओम्स लॉ में जितना भी फिजिकल कंडीशन होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सारा को कांस्टेंट रखा जाता है, तब वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। बोल रहा है कि कोई कंडक्टर के अक्रॉस में जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किए हैं, मान लेते हैं यहाँ इस बैटरी का वोल्टेज भी है, तो जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही उस कंडक्टर से करंट पास करेगा। वही चीज यहाँ पे है, वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर, इसको अक्रॉस बोला जा रहा है। वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ में टेम्परेचर और एनी फिजिकल कंडीशन सारा का सारा क्या होता है? कांस्टेंट रखा जाता है। तो उस समय जो वोल्टेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को मैंने यहां लिख रखा है। इट स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बोला जाता है कि जितना भी फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सारा को कांस्टेंट रखना है, तो उस समय एट दैट टाइम वोल्टेज जो कंडक्टर के अक्रॉस में अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस कंडक्टर से करंट पास करने का। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके लिए आता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, R से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू RI। R हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V बाय I हो जाएगा। मतलब वोल्टेज बाय करंट हमें क्या दे देगा? रेजिस्टेंस दे देगा। तो रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बाय करंट हो जाएगा। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। यहाँ पे R इक्वल टू V बाय I आया है, तो वोल्टेज और करंट का अगर स्लोप निकाला जाए V बाय I, R इक्वल टू V बाय I, वोल्टेज और करंट का अगर स्लोप निकाला जाए तो जो स्लोप आएगा वो रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर का। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। कंडक्टर के लिए VI ग्राफ पे जो लाइन आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, इस प्रकार से आएगा। वोल्टेज ये है और ये वाला अगर करंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये ग्राफ होता है कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और ओम्स लॉ को फॉलो कौन करता है? कंडक्टर या तो मेटल ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ओम्स लॉ को जो भी फॉलो करेगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है और उसको बोला जाता है ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस के ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और ओमिक रेजिस्टेंस के अंतर्गत जितना भी कंडक्टर है, मेटल है, इसको रखा गया है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर, ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। जितना भी कंडक्टर है उसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। सारे का सारे मेटल्स कंडक्टर के अंतर्गत रखा गया है, तो मेटल या तो कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। और दूसरा, टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओम्स लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया है। द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस। Here V denotes voltage and I denotes current. The resistance of the conductor is given by। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे VI का ग्राफ दिया हुआ है। ये अगर वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ का ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और यहाँ पे मान लेते हैं V एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इसको क्या बोल सकते हैं? अगर ये करंट है तो ये भी क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। और जिसके साथ थीटा टच रहता है वो क्या कहलाता है? बेस। और ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं कि बेस बाय परपेंडिकुलर, ध्यान दें यहाँ पे R बराबर क्या होता है? V बाय I। और V हमारा क्या दिया हुआ है? बेस। और I हमारा क्या दिया? परपेंडिकुलर।
तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बाय एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बाय बी। टेन थीटा बराबर अगर P बाय बी होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B बाय P हो जाएगा। तो यहाँ पे B बाय P है, तो B बाय P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉट थीटा को। तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉट थीटा को। अगर थीटा एंगल V एक्सिस के साथ बनाएगा तो R जो रेजिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉट थीटा को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाता थीटा एंगल I एक्सिस के साथ बना रहा है तो उस समय जो क्वेश्चन का आंसर हो जाता वो हो जाता टेन थीटा। अभी पूछा गया क्वेश्चन में कि थीटा एंगल V एक्सिस के साथ बना रहा है और V एक्सिस के साथ बनाने के कारण जो R इक्वल टू V बाय आई था, V यहाँ पे बेस है, I हमारा परपेंडिकुलर है, बेस बाय परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉट थीटा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप लोग के लिए दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं देते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अच्छे से दें ताकि हम समझ सके कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है। क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज। बोल रहा है कि ओम्स लॉ जब वैलिड होगा तो उस समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए? पहला पूछा ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, दूसरा पूछा ओम्स लॉ के समय में टेम्परेचर क्या होना चाहिए।